नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में समास के बारे में अभ्यास करेंगे। समास तो समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र तो राजपुत्र के दो या दो से अधिक जो शब्द मिलते हैं तो एक नवीन सार्थक शब्द जो उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र तो राजपुत्र। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, कि जो वाक्य है उसे संक्षेप में लिखना। देखो ये है राजा का पुत्र, तो उसे संक्षेप में कहते हैं राजपुत्र। इसी तरह इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास है वो दो पदों से बनता है। ये पहला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं और ये पीछे क्या है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो पहला होता है इसे पूर्व पद और दूसरा होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो ये समास है। समास की परिभाषा में आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के भेद देखते हैं कि समास के मुख्य 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, 5 है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ये समास के कुल 6 भेद हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास आता है तो उसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण और अनुरूप। ये पद है दो पदों से बना होता है, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो पूर्व पद है अव्ययी भाव का पूर्व पद है वो पूर्व प्रधान होता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, ये समास को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ऐसा जो शब्द आता है ना पहले पूर्व पद में, यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन, भर, से, शुरू, दोनों शुरू होने वाले शब्द अव्ययी भाव समास कहते हैं। कि जो पूर्व पद है वो उपसर्ग दिखलाता है। इसे प्रति तो यथा है तो यथाशक्ति, प्र એટલે કે प्रमाण, પછી प्रति है तो प्रतिदिन, नीर है तो निरोगी, आ है तो आमरण, પછી अनुरूप, अनु आवे तो अनुरूप, अन है तो अनपढ़। ऐसा जो शब्द पूर्व पद है वो शब्द पूर्व पद को ध्यान में रखकर हम जो ये याद रखते हैं तो ये अव्ययी समास हो जाता है। ये इसकी ट्रिक है। ऐसा शब्द जो पूर्व पद आता है प्रथा, प्र, प्रति, नीर, आ, तो इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गुण तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं, जैसे राजपुरुष, राजा का पुत्र, तो इसे का लगेगा, का हुआ। तो तत्पुरुष समास में इसे का, की, को, लिए से ऐसा जो शब्द आता है तो वो तत्पुरुष समास कहा जाता है। और इसमें पूर्व पद, ये पूर्व पद है वो गौण और उत्तर पद है वो प्रधान कहा जाता है। राजमहल तो राजा का महल, महल कैसा है, कौन सा है, राजा का महल, कि इससे जो शब्द जुड़ा हुआ होता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गंगा जल, रंगमंच, नेत्रहीन, वनवास, वन में वास। नेत्रहीन, नेत्रों के लिए हीन, रंगमंच, गंगा जल, ऐसा जो शब्द आता है तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसकी ट्रिक है कि समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के, लिए, में, पर आए तो तत्पुरुष समास कहा जाता है, कि जो इनसे जुड़ा होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और समास में विशेषण और विशेष्य और
उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। तो ट्रिक है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसा शब्द लगा के देखो। ये उदाहरण है, जैसे कि गाय। तो गाय कैसी है? नील गाय। तो नीली है जो गाय, कर्मधारय समास है। कि जो पहला पद है, ये पहला पद दूसरे पद की विशेषता दर्शाता है। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। चरण कमल, कमल के समान चरण। महादेव, महान है जो देव। तो ये है कर्मधारय समास कि जो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। चौथा है द्विगु समास। जो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसकी ट्रिक है कि पहला पद संख्या होती है और समूह का बोध होता है। जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। दोपहर, त्रिवेणी, त्रिभुज, शताब्दी। जो पहला पद संख्यावाचक दर्शाता है और समूह दर्शाता हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। पहला पद मतलब कि पूर्व पद संख्यावाचक दर्शाता है। अब पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं आदि शब्द आते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहता है। देखो ये उदाहरण है, जैसे कि भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अपना पराया, अपना या पराया। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। ये जो शब्द है योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करने पर और जो विग्रह होता है और अथवा एवं आदि शब्द का जो प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। छठा है बहुव्रीहि समास। लास्ट का है आखिरी कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि वह किसी तीसरे पद की और संकेत करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक है, देवी देवताओं के नाम तथा राक्षसों के नाम आते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। कि बहुव्रीहि है, ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वह देवी देवताओं के नाम ज़्यादा आते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेंगे, दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण। गजानन, गज का आनंद है जिसका गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसके तो कृष्ण। तो ये शब्द है देवी देवताओं के आधार पर बनता है और जो शब्द समूह के जैसा होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अब हम जो समास आपको सिखाए हैं उसकी हम टेस्ट लेते हैं कि समास का नाम हमें बताना है। तो ये शब्द है 10, तो उसके हमें परखना है। तो पहला है श्वेत पत्र। तो पत्र कैसा है? श्वेत। तो कौन सा समास हुआ? तो हुआ कर्मधारय समास, जो विशेषण विशेषता दर्शाते हैं। परमानंद, तो जो आनंद होता है, परम आनंद होता है, तो उसे भी कर्मधारय समास कहता है। महाजन, तो लोगों के बाद महान, महान जन, वो भी कर्मधारय समास कहा लग जाता है। जल मग्न, जल से मग्न, तो तत्पुरुष समास। पंचवटी, तो पंचवटी का समूह, द्विगु समास। जय पराजय, जय और पराजय, तो द्वंद्व समास कहा जाता है। यथा शक्ति, तो पूर्व पद यथा आया तो अव्ययी भाव समास। रोग पीड़ित, रोगों से पीड़ित, तत्पुरुष समास। प्रतिमान, तो प्रति शब्द आया तो वो है अव्ययी भाव समास। चंद्रशेखर, तो शिखर कैसा है? चंद्र जैसा, तो उसको कहा जाता है बहुव्रीहि समास। तो ये थे हमारे समास के प्रकार। बाय मित्रों।